Hello viewers, I Susan Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 7, history, chapter number 10. 10th chapter, it is the last chapter of this book. The name of the chapter is 18th century political formations. So let us start the chapter. ये जो इंट्रोडक्शन है हम इसमें देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या हम पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ मैप दिया गया है। पहले मैप को ध्यान से देखेंगे, उसका पॉलिटिकल बाउंड्री जो है उसको एनालिसिस करेंगे। मुगल रूलर के समय में कैसा बाउंड्री था, ब्रिटिश लोग जब हमको शासन किए उस समय में कैसा था, उसके ऊपर ध्यान देंगे। और क्या पढ़ेंगे उसमें देखेंगे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं अलग अलग डायनेस्टी को लेके, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट, छोटा छोटा एरिया को लेके कैसे वो खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसा हिस्सा है जिनका इंडिपेंडेंट ख़त्म हो गया है, मतलब डिवाइड हो गया है। इसमें फिर बताया गया है 1707 में जब औरंगजेब का डेथ हो गया उस समय में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ, उस समय में पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था हमारे देश में, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले देख लेते हैं ये मैप को। मैप नंबर 1, स्टेट फॉर्मेशंस इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के समय में ये जो सब बाउंड्री दिया गया है ये सब हैं, दीज आर द एरियाज कंट्रोल्ड बाय द मुगल्स। मुगल रूलर का, मुगल एम्पायर जो था उस समय में जो शासन कर रहे थे, दे कंट्रोल दिस मच एरिया। यू कैन सी डिफरेंट सिटीज, इट इज मेंशन हियर, जोधपुर, लाहौर, लखनऊ, हैदराबाद, राइट, भोपाल, these are the different important cities in that time. So here we can say Hyderabad, Bengal, Gujarat, Malwa, Awadh. Okay, so these areas were very important places in that time. Let us go to map number 2. इन मैप नंबर 2 ये जो ब्रिटिश टेरिटरी के बारे में फोकस किया गया है, जो कि मिड 18th सेंचुरी का समय का है। ब्रिटिश लोग जो कवर ऑफ किए हैं ये थोड़ा पिंक कलर जैसे दिख रहा है स्लाइटली, it is mentioned here also. So these areas were controlled by the Britishers. Slowly and gradually they have controlled the whole India by 20th century. Okay, so आगे बढ़ते हैं। द क्राइसिस ऑफ एम्पायर एंड लैटर मुगल्स। मुगल रूलर जब ख़त्म हुआ, आप लोगों को पता होगा मुगल डायनेस्टी का जो रूलर्स थे, स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर अप टू द लास्ट रूलर बहादुर शाह जफर टू, they were just like from the beginning, Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb, and then so on. These are the important rulers of the Mughal dynasty. So here we'll take some examples that who were so important and who were so powerful in that time. After reaching its zenith, Mughal empire started declining. जब मुगल एम्पायर जेनिथ मतलब बहुत हाइट, सक्सेस का जो बहुत ऊपर का हिस्सा जो है वो पहुंचने के बाद धीरे धीरे मुगल एम्पायर टूटने लगा। दिस वाज बिकॉज औरंगजेब्स मिलिट्री एंड रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब का जो मिलिट्री रिलीजियस पॉलिसी था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, और इसलिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है वो डिप्लीशन होने लगा, ख़त्म होने लगा। अंडर ही सक्सेसर्स, उनका जो सक्सेसर थे, उनके बाद जो रूलर्स बने, वो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा नहीं रख पाए, ब्रोक डाउन हो गया, मतलब टूट गया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू चेक गवर्नर्स एंड मनसबदार्स, जो सब ऑफिसर्स थे, मिनिस्टर्स थे, उन लोगों को कंट्रोल करना प्रॉब्लम हो गया राजा के द्वारा, रूलर के द्वारा। जो कि फिर बाद में क्या हुआ, नादिर शाह अटैक किए 1739, और जो अफगान रूलर अहमद शाह, ये 1748 1761 के बीच में ये मुगल रूलर के ऊपर अटैक किया और मुगल रूलर को वीक बना दिए, कमज़ोर बना दिए। फिर द नोबिलिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। जो नोबिलिटी थे, जो हायर क्लासेस लोग थे, ईरानीज एंड तुरानीज, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। फिर बाद में क्या हुआ, ये मुगल रूलर जो थे ये सब पपेट बन गए, मतलब जैसे कि खिलौना, डॉल, टॉय बन गए मिनिस्टर के हाथों में, और जो रूलर बने ये सब रूलर सब कमजोर रूलर रहे, कोई एक स्ट्रांग रूलर नहीं रहे। तो इसलिए मुगल जो रूलर थे वो सब धीरे धीरे वीक हो गए। नेक्स्ट, एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। जब राजा कमजोर हो जाता है, राजा के अधीन में, राजा के कब्जा में जो सब एरिया होता है, उस एरिया को लोग चाहते हैं कैसे फ्रीडम उनको मिल जाए, वो कैसे उनको आज़ादी मिल जाए। तो वैसे ही हुआ। ब्रॉडली स्पीकिंग, द स्टेट्स ऑफ द 18th सेंचुरी
इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स। तो क्या क्या था, 3 ओवरलैपिंग ग्रुप जो थे, जो आज़ाद जिनको जो चाहते थे। एक हुआ अवध जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, और एक है बंगाल जो कि हम वेस्ट बंगाल कहते हैं। तीसरा रहा हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश हैदराबाद, राइट। Although extremely powerful and quite independent, the rulers of these states did not break their formal ties with the Mughal emperor. उनका जो फॉर्मल टाई था वो मतलब स्टॉप नहीं किए, फिर भी वो डिवाइड होना चाहते थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स वाज वतन जागीर। वतन जागीर जो होता है, जो जागीर होता है, जो ज़मीन का जो टैक्स कलेक्शन करने का जो एरिया होता है, वो सब मानते थे, वो रूल मानते थे। दिस इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपलिटीज। राजपूत को जो एरिया का कब्जा किए थे मुगल्स लोग, उसके अंदर आता है। द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड स्टेट्स अंडर कंट्रोल ऑफ मराठा, सिख और जाट्स। लास्ट में पढ़ेंगे, जाट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद का जो फाउंडर थे, जो शुरुआत किए थे, निजाम उल मुल्क असफ जाह। और एक बार सुनिए, निजाम उल मुल्क असफ जाह। तो ये फाउंडर थे हैदराबाद का। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर, ठीक है, मुगल एम्परर के समय में और उसके कंटेम्पररी समय में। टेकिंग द एडवांटेज फ्रॉम टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब है जो कि अनहैप्पीनेस, कन्फ्यूजन, फाइटिंग, ये जब सब है देश के अंदर, इसको कहते हैं टर्मोइल। डेक्कन के जगह में जो हुआ था, नोबिलिटी लोगों के बीच में हुआ था, बहुत सारे पावर के बीच में ऐसे हुआ, तो उनको बहुत फ़ायदा मिला लोगों को। असफ जाह जो थे, ये बहुत स्किल सोल्जर थे, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उनको बहुत वेलकम किया गया साउथ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि उनका जो क्वालिटी था, इनहेरिटेड क्वालिटी था, जो स्ट्रॉन्ग सोल्जर थे, स्किल्ड सोल्जर थे, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर थे। ही अपॉइंटेड मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर्स। मनसबदार मतलब जैसे कि उन कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट दिया गया और उनको जागीर दिया गया, जमीन दिया गया गिफ्ट में। स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज कंस्टेंटली एंगेज्ड इन ए स्ट्रगल अगेंस्ट मराठाज। तो ये क्या किया, हैदराबाद लोग क्या किए, मराठा के विरोध में लड़ाई करना शुरू कर दिए, स्ट्रगल अगेंस्ट मराठाज। देन औध। औध का मतलब जो अयोध्या हम कहते हैं, उत्तर प्रदेश में। उस एरिया का राजा कौन थे, बहरान उल मुल्क असादत खान। बहरान उल मुल्क सादत खान, ये अपॉइंटेड थे अवध में 1722 में। ही फाउंडेड ए स्टेट व्हिच वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमर्ज आउट ऑफ ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर टूटने का ये एक सबसे बड़ा हिस्सा था। जो बहरान थे, बहरान उल मुल्क ऑल्सो हेल्ड ए कम्बाइंड ऑफिसेस। कहाँ, सूबादारी, दीवानी एंड फौजदारी, ये कंबाइन ऑफिस किए थे। सूबेदारी, जो सूबेदार होते हैं, जो ऑफिसर्स एक स्पेशल चार्ज लेते हैं। दीवानी होते हैं, इसका मतलब जो कि जो केसेस होता है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू लैंड, ये केस का फैसला होता है। और फौजदारी जो क्रिमिनल केसेस होता है। इन अदर वर्ड्स, ही वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स। जो औध का रूलर बनते थे। द स्टेट डिपेंडेड ऑन ए लोकल बैंकर्स एंड महाजनस फॉर लोन्स। ये सब लोग महाजन जो कि लैंड मनी लेंडर होते हैं, और बैंक के ऊपर डिपेंड करते थे। इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स एंड हाईएस्ट बीडर्स। ये टैक्सेस बहुत ज़्यादा कलेक्शन करते थे, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते थे, और उनको ये था, उनका अधिकार ये था कि वो टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू बंगाल। मुर्शिद कुली खान प्लेड ए वाइटल रोल फॉर मेकिंग बंगाल फ्रॉम द मुगल्स। मुगल से बंगाल को अलग करने के लिए मुर्शिद कुली खान बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे। रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश। कैश मतलब पैसा कलेक्शन किया गया। स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार, सारे जमींदार से टैक्स कलेक्शन किया गया। जमींदार भी वैसे लोगों से कलेक्शन किए, कलेक्शन करके रूलर को दिए। आज ए रिजल्ट, बहुत सारे जमींदार क्या किए, मनी को बोरो किए, उधार लिए और रूलर को दिए। कहाँ से उधार लिए, बैंकर से लिए, मनी लेंडर से लिए। तो जमींदार लोगों को अभी प्रॉब्लम हो गया टैक्स कलेक्शन करना। अगर कोई जमींदार टैक्स नहीं दे पाया तो उनसे जमींदारी छीन लिया जाता था। द फॉर्मेशन ऑफ ए रीजनल स्टेट 18th सेंचुरी का जो है बंगाल का, देयरफॉर लेड टू कंसिडरेबल चेंज अमंगस्ट ऑल जमींदार्स। जमींदार लोगों के बीच में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। देयर मेथड ऑफ कलेक्शन टैक्सेस डिफर्ड। टैक्स कलेक्शन का करने का तरीका अलग अलग होता था।
अनदर कॉमन फीचर इन ऑल दीज रीजनल स्टेट्स क्या होता था, देयर एमर्जिंग रिलेशनशिप विथ रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स। उनका रिलेशनशिप जो बैंकर्स के साथ, मर्चेंट्स के साथ अच्छा था, क्योंकि इकोनॉमिकली वो लोग बहुत मदद करते थे। चलते हैं अभी द वतन जागीर ऑफ द राजपूत। राजपूत लोगों का वतन जागीर क्या होता है। बहुत सारे राजपूत जो थे बिलोंगिंग टू अम्बेर, जोधपुर एंड सर्व्ड अंडर मुगल विथ डिस्टिंक्शन। मुगल लोगों के अंदर वो शासन करते थे या कुछ हिस्सा दे सर्विस देते थे। नागपुर वाज कॉन्कर्ड एंड अनेक्स्ड टू हाउसेस ऑफ जोधपुर। नागपुर मिक्स हो गया जोधपुर में। वाइल अंबर सीज्ड लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी। ठीक है, अंबर सीज किया किसका पोर्शन, बूंदी का पोर्शन को सीज किया। सवाई राजा जय सिंह जो हैं फाउंडेड ए न्यू कैपिटल। कहाँ कैपिटल किए, जयपुरी में अपना कैपिटल किए। एंड गिवन द सूबेदारी, सूबेदारी उनका जो दिए आगरा को दिए, ऑफ आगरा सूबेदारी दिए इन 1722। एंड ही वाज गिवन द सूबेदारी, उनको राजा जय सिंह को सूबेदारी मिला, आगरा का सूबेदारी मिला। फिर मराठा कैंपेन्स इनटू राजस्थान फ्रॉम 1740 पुट सीवियर प्रेशर। तो राजस्थान के ऊपर जो मराठा लोगों का कैंपेन, उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा। अब देखते हैं सीजिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसे इंडिपेंडेंस सीज हुआ उनका, कैसे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उनका जो यूनिटी था कैसे भंग हुआ। सिख, द सिख अरोज एज ए पावर अंडर गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का अंदर, हु इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल। उनका जो खालसा जो है उसका मतलब होता है एक बिलीफ होता है उनको रूल करना, सिर्फ शासन करना। द सिख टेरिटोरीज इन द लेट 18th सेंचुरी एक्सटेंडेड फ्रॉम इंदस टू जमुना। इंदस रिवर, ये इंदस रिवर से यमुना रिवर तक विस्तृत था। एंड वेर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रूलर्स, बहुत सारे रूलर के बीच में डिवाइड किया गया था। महाराजा रंजीत सिंह जो थे रीयूनाइटेड द सिख, जो सिख लोगों को रीयूनाइट किए। एज ए पावरफुल ग्रुप एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल इन लाहौर 1799 में। ठीक है, सिख आप लोग सुने होंगे, शिवाजी, संभाजी, दीज आर द ग्रेट रूलर्स ऑफ द सेम डायनेस्टी सिख। ओके, नेक्स्ट कम टू द मराठाज। मराठी, ओ सॉरी, इट इज ऑफ मराठा, आई एम सॉरी, मराठा किंगडम रोज अंडर शिवाजी। Actually a little bit wrong in that particular sense. Now Maratha portion, Shivaji will be a part of a great portion of this area. Maratha kingdom rose under Shivaji. After Shivaji's death, Peshwa led Maratha empire its zenith. शिवाजी जब पावर को आए, ये उसका जेनिथ मतलब हाईएस्ट लेवल को ले लिए। मराठा कलेक्टेड ह्यूज रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस। कौन सा टैक्स था, एक था चौथ, एक था सरदेशमुखी। चौथ क्या है, सरदेशमुखी क्या है, हम नीचे पढ़ेंगे। मराठा चीफ जो थे इंक्लूडेड पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले, ये सब ऐड किए। उनका टेरिटरी जो था टच नियर दिल्ली इन इट्स पिक स्टेजेस, पूरा हाई स्टेज पर पहुंचा। तो चौथ जो टैक्सेस हम बात कर रहे थे, चौथ का मतलब 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू। जितना लैंड रेवेन्यू जमींदार कलेक्शन करेंगे उनका 25% देंगे। 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार्स लोगों के द्वारा ये कलेक्शन किया जाता था। इन द डेक्कान दिस वाज कलेक्टेड बाय मराठाज, मराठा लोग ये डेक्कान में कलेक्शन करते थे। सरदेशमुखी क्या होता है, 9 to 10% ऑफ लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्ट इन द डेक्कान। डेक्कान से 9 to 10% लैंड रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था। ये एक पर्पस के लिए खर्चा होता था। और चौथ जो है ये एक टैक्स का नाम है, ये भी अलग पर्पस के लिए खर्चा होता था। दो तरीके का टैक्स कलेक्शन किया जाता था। फिर आते हैं जाट। द जाट्स अंडर चुरामन कंट्रोल टेरिटरीज टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ दिल्ली। दे वर प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट। जो जाट्स थे वो लोग बहुत प्रॉस्परस थे एग्रीकल्चरिस्ट। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर एमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग स्टेट। मतलब सूरजमल के अंडर में एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बना भरतपुर। फिर जाट्स इवन बिल्ड ए गार्डन पैलेस एट डीग। तो ये उनके वो भी है कि गार्डन पैलेस बनाए थे। सो डियर व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। द चैप्टर इज ओवर हियर, द हिस्ट्री कोर्स इज ऑल्सो ओवर हियर। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर ऑफ स्टडीज। थैंक यू ऑल।